Hello everyone. बच्चों इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट आर्कीबैक्टीरिया. हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. लास्ट लेक्चर में आपने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे बच्चों यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करूं तो इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज ल्यूवेनहॉक इन 1675. तो ल्यूवेनहॉक ने 1675 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था यू बैक्टीरिया को. किसमें? रेन वाटर में. और जो टीथ में आपके प्लेक्स जम जाते हैं, प्लेक डिपॉजिट हो जाता है, तो टीथ स्कम कहलाता है वो, है ना. प्लेक को ही कहते हैं टीथ स्कम. तो ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था यू बैक्टीरिया को रेनी वाटर में और जो टीथ स्कम है उसमें, और उसका एक नाम दिया था बच्चों, दैट इज एनिमलक्यूल. एनिमलक्यूल होते हैं का मीनिंग होता है जैसे बहुत माइक्रोस्कोपिक, ऐसे माइक्रोब जो बहुत स्मॉल साइज में हो. तो उन्होंने नाम दे दिया था उसको एनिमलक्यूल. और फिर उन्होंने इस डिस्कवरी को पब्लिश किया अपनी बुक में, दैट वाज द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक. ये जो पूरी इनकी बुक का नाम था, इन्होंने इसमें उसको एनिमलक्यूल जो है उसके बारे में जिक्र किया था. और इसीलिए यही कारण है कि ल्यूवेनहॉक जो हैं, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी मीन्स बच्चों स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है. उसके बाद एफ.जे. कोन और इरनबर्ग जो साइंटिस्ट थे दोनों, उन्होंने टर्म दी थी बैक्टीरिया. दैट मीन्स ल्यूवेनहॉक ने तो क्या कहा उसे? एनिमलक्यूल. और फिर उन एनिमलक्यूल को बैक्टीरिया कहने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज बच्चों एफ.जे. कोन एंड इरनबर्ग. ठीक है. तो पहले हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया की कि क्या क्या डिस्कवरीज हुई उससे रिलेटेड. उसके बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद बच्चों एक और साइंटिस्ट आए लिस्ट, जिन्होंने कल्चर टेक्निक डेवलप की थी. कल्चर टेक्निक डेवलप मतलब जो बैक्टीरिया है उनको किस तरह से ग्रो कराया जा सकता है, कल्चर किया जा सकता है, उनको किस तरह से लार्ज नंबर में ऑब्टेन किया जाता है. तो लिस्टर ने क्या किया? कल्चर टेक्निक डेवलप की, प्लस उन्होंने स्टेरलाइजेशन टेक्निक भी दी थी. स्टेरलाइजेशन टेक्निक होती है बच्चों, स्टेरलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फ्री करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना, तो वो क्या कहलाता है? स्टेरलाइजेशन. ठीक है. तो उन्होंने ही स्टेरलाइजेशन टेक्निक डेवलप की थी कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जनरली, जैसे निडल हो गया आपका, सीजर्स हो गया, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जरी के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, इनको किस तरह से हम कंटामिनेशन फ्री, दैट मीन्स इनको इन्फेक्शन फ्री किस तरह से बना सकते हैं. तो उन्होंने इसीलिए इन माइक्रोब्स को किल करने के लिए स्टेरलाइजेशन टेक्निक का भी यूज़ किया था. तो उन्होंने क्या किया था? एक्चुअली ही डिस्कवर्ड कार्बोलिक एसिड. जो कार्बोलिक एसिड है बच्चों, नाउअडेज इट इज़ नोन एज फिनॉल. कार्बोलिक एसिड को अब फिनॉल के रूप में यूज़ किया जाता है, फिनॉल कहलाता है ये. तो उन्होंने कार्बोलिक एसिड का कैरेक्टर यूज़ करते हुए स्टेरलाइजेशन टेक्निक यूज़ की थी, डेवलप की थी. कार्बोलिक एसिड एक्चुअली करता क्या है बच्चों? माइक्रोब्स को किल कर देता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसइंफेक्टेंट. ठीक है. तो इनको कार्बोलिक एसिड के नेचर को का पता लगाया था और इस तरह से स्टेरलाइजेशन टेक्निक डेवलप की थी कि हम कार्बोलिक एसिड को, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको स्टेरलाइज करने के लिए, उनको उन इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए, फ्री करने के लिए इन्फेक्शन से, हम कार्बोलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं. देयरफॉर ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी. ठीक है. एंटीसेप्टिक भी क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रोब. तो इसीलिए एक फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहलाते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए बच्चों, दैट वाज लुइस पास्चर. लुइस पास्चर ने क्या किया था? जर्म थ्योरी एक्सप्लेन की थी. जर्म थ्योरी क्या है आपको अच्छी तरह पता है कि लुइस पास्चर ने पैस्चराइजेशन टेक्निक दी थी, आपको याद होगा. पैस्चराइजेशन टेक्निक क्या होती है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तो उसके जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं. तो जनरली उन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक दी थी और इसी से रिलेटेड जर्म थ्योरी भी दी. और जो बैक्टीरिया है उसको क्या दूसरा नाम क्या दे दिया इन्होंने? जर्म. ठीक है. तो पास्चराइजेशन टेक्निक यूज करते हुए दूसरा उसको, बैक्टीरिया को क्या नाम दे दिया इन्होंने? जर्म. तो जनरली जो फर्स्ट टाइम इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक की थी वो किस टेम्परेचर पे की थी? 60 डिग्री सेल्सियस पे. और 30 मिनट्स के लिए अगर हम किसी भी लिक्विड को 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो जो उसके बैक्टीरिया हैं, जो जर्म्स हैं, वो किल हो जाते हैं. ठीक है. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, दैट वाज रॉबर्ट कोच.
रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, प्योर कल्चर बनाया था बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम पे। नॉर्मली क्या किया था, जो कल्चर मीडियम हम लैब्स में आजकल यूज़ करते हैं, जो हम कल्चर यूज़ कर रहे हैं, मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, वो मीडियम बनाया था जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले थे जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो उन्होंने प्योर कल्चर का मतलब है बच्चों किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं था उसमें, सिर्फ एक सिंगल टाइप का ही बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, प्योर कल्चर बनाया था बैक्टीरिया का। और इन्होंने ही फिर बाद में जो ये एंथ्रेक्स कोज करते हैं, आपके टीबी के जो बैक्टीरिया है, आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, और आपका जो ये कोलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा। ठीक है, तो ये जितने भी जो बैक्टीरिया थे इनके, एंथ्रेक्स जो कोज करता है, एंथ्रेसिस, टीबी का बैक्टीरिया, कोलेरा, जब इन्होंने प्योर कल्चर किया था बैक्टीरिया का तो उसके बाद इन सब की डिस्कवरी की थी जो ये डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों हिस्ट्री थी, हिस्ट्री से रिलेटेड कि भाई बैक्टीरिया किसने आइसोलेट किया था, फिर उसको टर्म किसने दी थी बैक्टीरिया, फिर लिस्टर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देन लुईस पास्चर ने उसको जर्म कहा था, और रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवरी की थी। ये कुछ उसके बारे में यू बैक्टीरिया के कुछ आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। नाउ विल स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आता है बच्चों शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया जो है वो किस तरह का है, उसकी शेप कैसी है, उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को जनरली फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज योर कोकस। पहला जो होता है कोकस, या इसके प्लूरल को हम क्या कह देते हैं, कोकाए। ठीक है, तो कोकस तो क्या हो गया सिंगल, और कोकाए क्या हो गया प्लूरल। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जो स्फेरिकल शेप के होते हैं उनको हम कहते हैं कोकस। ठीक है, जैसे हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, वो है जो निमोनिया कोज करता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस क्या हो गया, दैट मीन्स दैट बैक्टीरिया इज राउंड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, कोकस। तो कोकस की जो शेप होती है बच्चों, वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा होता है और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब ये किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो इजीली उस बैक्टीरिया, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। हमारा जो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा, तो ये क्या कहला रहा है, कोकस कहला रहा है। उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करता है ये, हमारा इम्यून सिस्टम इसको किल नहीं कर पा रहा तो ये इजीली इन्फेक्ट करता है। तो ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अभी मैंने बताया था आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, जो निमोनिया कोज करता है। ठीक है, सेकेंड जो कैटेगरी है बच्चों, दैट इज बेसिलाई, बेसिलस। बेसिलस हो गया सिंगुलर, और बेसिलाई हम इसके प्लूरल फॉर्म को कह रहे हैं। तो इसकी जो शेप होती है बेसिलाई की, वो कैसी होती है, रोड शेप होता है वो। ठीक है, कैसा होता है, रोड शेप। जैसे इकोलाई जो बैक्टीरिया हमारा, वो कैसा है, रोड शेप्ड है, उसकी शेप कैसी होगी, इस तरह की रोड शेप्ड होती है। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, बेसिलाई में। ठीक है, थर्ड है हमारा स्पाइरिलम। स्पाइरिलम की अगर मैं बात करूँ तो स्पाइरल शेप्ड है, वो इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पाइरिलम वोलेटेंस या फिर ट्रिपोनीमा। ठीक है, समझ में आ रही बात। लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। दीज आर विब्रियो भी कहलाते हैं, विब्रियो कोलेरे, जो कोलेरा कोज करता है उसका नाम है ये। ठीक है, और इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, इस तरह की कोमा शेप्ड होती है। तो बच्चों ये कुछ बैक्टीरियाज थे कि हमने शेप के बेसिस पे हमने किस तरह से बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। अगर मैं यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, उसके सेल के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है व्हेन वी आर एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देती है बैक्टीरिया की, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने शेप के बारे में पढ़ा, नाउ विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द यू बैक्टीरिया। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों यू बैक्टीरिया का, जनरली हम उसे क्या कह देते हैं, वी कॉल इट सेल एनवलप। ठीक है, हम उसको क्या कह देते हैं, सेल एनवलप। टोटल जो है उसमें उस आपकी सेल वॉल भी आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो अगर मैं सेल एनवलप की बात करूँ तो मेनली ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जो सबसे बाहर वाली होती है दैट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ बैक्टीरियल सेल की, तो सपोज कीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तीन तरह की मेम्ब्रेन हो गई, इस तरह की। ठीक है, तो जो बाहर वाली है बच्चों दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, इनसाइड सेल वॉल एंड, और सबसे अंदर क्या हो जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया।
तो बाहर वाली जो है बच्चों दैट इज नोन एज आउटर ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये दो तरह की हो सकती है, इधर इट कैन बी टफ और स्टिकी। टफ होगी तो वो कैप्सूल कहलाती है और चिपचिपी होगी तो वो स्लाइमी कहलाती है। ठीक है, एक्चुअली क्या करती है, रिजिडनेस प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को कि वो डिजीज कोज कर रहा है तो कि दूसरे जो इम्यून सेल्स है बॉडी के वो उसको खत्म ना कर सके। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो ह्यूमन बॉडी के इम्यून सेल्स है वो इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, इसलिए आउटसाइड एक टफ लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कैप्सूल कह देते हैं। ठीक है, एंड इफ इट इज स्लाइमी, स्लाइमी है तो स्लाइमी जनरली किस में हेल्प करती है, फॉर कैचिंग इट्स प्रे। अगर इसको कहीं पर अटैच होना है किसी सबस्ट्रेट से, होस्ट की बॉडी से अटैच होना है जिसमें वो फीड कर रहा है, या इसको अपने फूड को एनगल्फ करना है, तो ये जो स्लाइमी लेयर होती है इसमें हेल्प करती है। ठीक है, सेकेंड वन इज बच्चों सेल वॉल, और थर्ड आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे थे, तो अभी मैंने बताया आपको ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की हो सकती है, इधर इट कैन बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल होगी तो ये थिक होगी और थोड़ी टफ होगी, स्लाइम लेयर होगी लूज होगी और थिन होगी। ठीक है, चलिए एक्चुअली ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बनाता कौन है बच्चों, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है हमारी वो बनती किससे, हमारी सेल मेम्ब्रेन से ही बनती है। जो अंदर सेल मेम्ब्रेन है उसी के सिक्रीशन से हमारी क्या बन रही है, ग्लाइकोकैलिक्स मेम्ब्रेन बन रही है। ठीक है, तो जो कैप्सूल है, कैप्सूल जो हमारी टफ जो हमारी मेम्ब्रेन है, कैप्सूल की बात कर रहे थे हम, ये किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मैं आपको बता चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स होती है शुगर की, और पॉलीपेप्टाइड हमारे अमीनो एसिड से मिलके बनती है। ठीक है, तो कैप्सूल किससे मिलके बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। ठीक है, और जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे ज्यादातर वही कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, दैट मीन्स दे कैन कॉज डिजीज। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये कैप्सूल लेयर क्या कर रही है, अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, एक तरह से ही बच्चों शीथ का काम करती है बैक्टीरिया के लिए, उसका एक सुरक्षा कवच है ये। ठीक है, प्रोटेक्टिव शीथ है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है बैक्टीरिया के लिए। जैसे वो हमारी बॉडी में अटैक करेगा बैक्टीरिया, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कैप्सूल कैसी है, हार्ड है, टफ है, बैक्टीरिया को किल नहीं होने देगी। तो ये क्या है, इसीलिए ज्यादातर जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वायरुलेंट होते हैं, दैट मीन्स दे कैन कॉज डिजीज, पैथोजेनिक। ठीक है, तो कैप्सूल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को WBC सेल से, हमारी बॉडी के जो डिफेंस सेल्स होते हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, उनसे प्रोटेक्ट करता है कैप्सूल बैक्टीरिया को। प्लस इट हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा ये क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं बैक्टीरिया का। तो ये कैप्सूल क्या करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल से। नेक्स्ट आती है बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल जो होगी दैट इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा आर्की बैक्टीरिया में, जो आर्की बैक्टीरिया हमारा, हमने यू बैक्टीरिया में पढ़ा था, यू बैक्टीरिया किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, और वो ज्यादातर किसके बने होते हैं बच्चों, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, तो जो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सेल वॉल हमें पता है क्या करती है, आपने पढ़ा भी था, 9th में भी पढ़ा है कि भाई सेल वॉल क्या है, एक तरह से उसको क्या प्रोटेक्ट कर रही है, कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन करके रखती है, उसको एक रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पहला क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, सेल वॉल क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है किसी तरह की बर्स्टिंग से। देखिए अगर उसकी सेल वॉल जो होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो होगी रिजिड नहीं होगी, तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, और जो सेल है वो बर्स्ट कर सकता है। ठीक है, अगर हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, आपको याद होगा हाइपोटोनिक किसे कहते हैं हम, हाइपोटोनिक हाइपर होता है बच्चों जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा होता है, हाइपो होता है जिसमें सोल्यूट कम होगा। दैट मीन्स अगर हम इस तरह के सॉल्यूशंस में इसको रखते हैं तो ये जो सेल है, बैक्टीरिया का जो सेल है वो रप्चर हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, लेकिन ये सेल वॉल क्या करती है, रिजिड होती है, बाहर से टफ होती है, तो उसको बस्ट नहीं होने देती, उसको रप्चर नहीं होने देती सेल वॉल को, सेल को। ठीक है, दूसरा इट प्रोवाइड शेप, अभी मैंने बताया कि उसकी टफनेस की वजह से, रिजिडनेस की वजह से वो क्या करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है। प्लस इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है सेल वॉल। ठीक है, जो सुरक्षा कवच है वो क्या करता है, अगर कोई सोल्जर्स हैं, अगर उसके चारों तरफ हम सुरक्षा कवच पहना देते हैं उन्हें, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरह से उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंजरी से, अटैक से। इसी तरह से जो सेल वॉल है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फिर आता है एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया।
एल फॉर्म हम किसको कहेंगे बच्चों? एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है दैट कैन बी इजीली डिग्रेडेड बाय लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर देता है, रप्चर कर देता है, ठीक है। तो अगर लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटा दे, जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें बैक्टीरिया के अंदर का डीएनए आइसोलेट करना होता है, अगर हमें बैक्टीरियल सेल, ये मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, इसके बाहर ये सेल वॉल है, अगर इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है मुझे ये बाहर निकालना है, तो मुझे इसकी सेल वॉल को रप्चर करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सेल वॉल को रप्चर करने के लिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करने के लिए एंजाइम यूज किया जाता है, दैट इज लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये डीएनए हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइसोजाइम है, अगर लाइसोजाइम इसको खत्म कर देता है इसकी सेल वॉल को, तो जब सेल वॉल हट जाएगी तो वो एंजाइम क्या, वो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आ रही बच्चों, एल फॉर्म किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ फीचर्स पढ़े स्पेसिफिक यू बैक्टीरिया के, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए आप अपना काम कंप्लीट कीजिए और रेगुलर स्टडी कीजिए बच्चों। थैंक यू।